हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है सीबीएसई प्रपोजेस। प्रपोज वर्ब यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे और एस लगाकर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म बनाया गया है वर्ब को। क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है सीबीएसई। सीबीएसई एक बोर्ड होती है जो एग्जाम लेती है स्कूल का। ड्राफ्ट पॉलिसी, तो सीबीएसई ने प्रपोज किया है। वैसे प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तावित करना। तो सीबीएसई ने प्रस्तावित किया है ड्राफ्ट पॉलिसी को। किसके लिए? तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। किस लिए? कंडक्टिंग करने के लिए। कंडक्ट का मतलब होता है आयोजित करना। यहाँ पे कंडक्टिंग आईएनजी फॉर्म पे है, जिरन फॉर्म पे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फॉर के बाद वर्ब आया है। जब फॉर के बाद वर्ब आता है तो वो जिरन फॉर्म पे ही आता है। वैसे फॉर एक प्रीपोजिशन है। कोई भी प्रीपोजिशन होता है उसके बाद जितने भी वर्ब आएंगे, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले हर वर्ब जिरन फॉर्म पे ही होंगे। टू बोर्ड एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2025-26। कंडक्टिंग मतलब आयोजित करना। क्या आयोजित करना? दो बोर्ड एग्जामिनेशन को, दो बोर्ड एग्जाम को। कब से? फ्रॉम 2025 2026 2025-26 से। और न्यूज़ की हेडलाइन लिखी गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि आपको पता है न्यूज़ की हेडलाइन आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, लेकिन इसका सेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका सेंस है कि सीबीएसई ने प्रपोज कर दिया है, प्रस्तावित कर दिया है ड्राफ्ट पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, आयोजित करने के लिए दो बोर्ड एग्जामिनेशन को। कब से? 2025 से, फ्रॉम 2025-26 से, यानी कि अगले साल से। चलिए मेन न्यूज़ में आते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज़ प्रपोज्ड। हैज़ के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। इसका अर्थ है कि सीबीएसई ने प्रपोज कर दिया है, प्रस्तावित कर दिया है। क्या प्रस्तावित किया है? की, दैट यानी कि फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 26 2025-26 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कैन अपीयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस। तो आज प्रस्तावित किया सीबीएसई ने कि से, फ्रॉम का मतलब से, एकेडमिक ईयर से। कौन सा एकेडमिक ईयर? 2025-26 के एकेडमिक ईयर से स्टूडेंट्स यानी कि छात्र। कहाँ के छात्र? क्लास तो 10 के। कैन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अपीयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं ट्वाइस, दो बार। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। इन अ बिड टू, इन अ बिड टू इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि प्रयास में। किस चीज के प्रयास में? इम्प्रूव करने के प्रयास में, सुधार करने के प्रयास में। किस चीज के सुधार करना? देयर परफॉर्मेंस। देयर किसके लिए आया यहाँ पे? उन स्टूडेंट्स के लिए आया है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, कि वो अपना प्रयास में, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के प्रयास में, प्रदर्शन को इम्प्रूव करने के प्रयास में दो बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं 2025-26 से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। प्रपोज, यहाँ पे प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तावित करना। प्रपोज वर्ब यहाँ पे अपनी थर्ड फॉर्म पे है, प्रपोज्ड। इन अ बीड टू, इन अ बीड टू का मतलब होता है कि प्रयास में। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। अ ड्राफ्ट पॉलिसी हैज बीन पुट इन पब्लिक डोमेन। एक ड्राफ्ट पॉलिसी हैज बीन पुट। देखिए पुट के सभी फॉर्म एक ही होते हैं, पुट पुट पुट। तो ये पुट थर्ड फॉर्म पे है। कैसे हमने पहचाना? क्योंकि यहाँ पे हैज बीन के बाद आया है पुट। ठीक है, तो हैज बीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक ड्राफ्ट पॉलिसी। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी को पुट किया गया, यानी कि रखा गया। कहाँ पे रखा गया? पब्लिक डोमेन पे रखा गया, यानी कि पब्लिक के सामने रखा गया। बाय द सीबीएसई, ये है मेन सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट बाद में आते हैं। तो सीबीएसई ने रखा है पब्लिक ड्राफ्ट पॉलिसी को पब्लिक डोमेन पे। एंड द बोर्ड विल एक्सेप्ट, और द बोर्ड यानी कि सीबीएसई विल एक्सेप्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, करेगी, स्वीकार करेगी। क्या करेगी स्वीकार? रिस्पॉन्सेस को, प्रतिक्रियाओं को। फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर से, सभी हितधारकों से। स्टेक होल्डर के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है इस डैश का यूज करके, यहाँ से यहाँ तक। तो स्टेक होल्डर में कौन कौन है? स्कूल्स, कॉमा, टीचर्स, कॉमा, पेरेंट्स, कॉमा, स्टूडेंट्स एंड पब्लिक। तो स्कूल के लोग, टीचर्स शिक्षक, परिवार के लोग, खुद विद्यार्थी, और जो आम जनता है वो सब स्टेक होल्डर हैं। उन सभी से
सीबीएसई ने रिस्पॉन्स मांगा है। कब तक मांगा है? टिल मार्च 9, मार्च 9 तक, 9 मार्च तक। टिल का यहाँ पे मतलब है तक। तो 9 मार्च तक सभी स्टेक होल्डर हितधारकों से रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया मांगा है सीबीएसई बोर्ड ने। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हितधारक। स्क्रूटिनी प्लान्ड, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच। प्लान, अब यहाँ पे स्क्रूटिनी के साथ प्लान आया है, यानी कि योजना बनाना, जांच की योजना बनाना। यहाँ पे प्लान वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है और ये सब हेडिंग है। और सब हेडिंग हो या मेन हेडिंग हो, उसमें आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हमें समझना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, क्योंकि स्क्रूटनी तो कोई चीज़ को प्लान तो करेगा नहीं, कि ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना, ये कोई काम तो कर नहीं सकता, तो ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट पे जब कोई काम होता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस सामने होता है सेंटेंस के, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे कि यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, प्लान्ड। और डूअर जो है यानी कि सब्जेक्ट है, वो वेग होते हैं आमतौर पे ऐसे सेंटेंस में। तो यहाँ पे वेग है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमें समझ जाना है कि स्क्रूटनी यानी कि जांच को आयोजित किया गया है, योजना बनाई गई है। अब योजना बनाई होगी तो कोई जिसके बारे में उल्लेख किया गया है वही बनाएगा, जैसे कि सीबीएसई, है ना। अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, तो ये है डायरेक्ट स्पीच में बात है यहाँ तक। किसकी बात है डायरेक्ट स्पीच में? यहाँ पे कॉमा से बता रहा है, सेड श्याम भारद्वाज। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर। ये कंट्रोलर है, कहाँ के? ऑफ एग्जामिनेशन के। फिर से यहाँ पे डिटेल बताया, सीबीएसई के। तो सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है श्याम भारद्वाज, उनकी बातें डायरेक्ट स्पीच में। चले पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रिया, विल बी स्क्रूटनाइज्ड, रिस्पॉन्सेस को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, यानी कि उसकी जांच की जाएगी। यहाँ पे स्क्रूटनाइज वर्ब थर्ड फॉर्म पे, समीक्षा की जाएगी या जांच की जाएगी। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो रिस्पॉन्सेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस पे वर्क हो रहा है। और कौन कर रहा है? सीबीएसई कर रही है। एंड पॉलिसी विल बी फाइनलाइज्ड सब्सिक्वेंटली, और यहाँ पे पॉलिसी भी ऑब्जेक्ट, विल बी प्लस फिर से वर्ब थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो इसमें एक्शन हो रहा है पॉलिसी में। फाइनलाइज का मतलब होता है अंतिम रूप देना, नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके बाद। किसके बाद? रिस्पॉन्स को स्क्रूटनाइज करने के बाद पॉलिसी को फाइनलाइज या अंतिम रूप दिया जाएगा सब्सिक्वेंटली, इसके बाद। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, समीक्षा। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है के बाद, तदनुसार। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रिकमेंड्स, रिकमेंड वर्ब यहाँ पर अपने फर्स्ट फॉर्म पे है, एस लगाया आगे, सिंगुलर फॉर्म बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि ये पॉलिसी है सिंगुलर फॉर्म पे। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके बताया है एक जनरल स्टेटमेंट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं जनरल स्टेटमेंट को बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है कि दैट स्टूडेंट्स बी गिवन एक अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, बी गिवन, गिवन का मतलब होता है देना। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी को दिया जाए, क्या दिया जाए? एक अवसर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने की। क्या सुधार करना? उनका, देयर, उनका परफॉर्मेंस, उनकी प्रदर्शन को। किसमें? इन बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया जाए कि वो सुधार सकें अपने प्रदर्शन को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, रिकमेंड, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे सब्जेक्ट है। चेयर्ड, चेयर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, चेयर। चेयर का मतलब होता है अध्यक्षता करना। किसकी अध्यक्षता की? एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री ने अ मीटिंग की, एक मीटिंग की अध्यक्षता की। विच डिस्कस द इशू, विच प्रोनाउन का यूज किया गया है यहाँ पे, और ये प्रोनाउन आया है इस नाउन के लिए, मीटिंग के लिए। तो अध्यक्षता की है धर्मेंद्र प्रधान ने एक मीटिंग की, और वो मीटिंग, और इसका अर्थ है यहाँ पे जो। तो इस मीटिंग ने जो डिस्कस की है, डिस्कस वर्ब में यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। तो डिस्कस किए हैं या किए, क्या किए हैं? इशू, तो वार्ता किए हैं मुद्दे पर। अब यहाँ पे द का डेफिनाइट यूज किया गया है। तो इशू की एक बार चर्चा ऊपर हो चुकी है,
तो उस इशू के ऊपर दोबारा बताने के लिए हमने यहाँ पे डेफिनाइट कर दिया उस इशू को द आर्टिकल लगाकर। तो द का यूज किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी पर्टिकुलर नाउन को डिफाइनाइट करने के लिए किया जाता है कि हाँ हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने मीटिंग की अध्यक्षता की है जिसने डिस्कस किया है या जो डिस्कस किए हैं, वार्ता किए हैं इशू पर जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। द स्कीम प्रपोसेस, स्कीम यहाँ पे सब्जेक्ट, प्रपोज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और आगे लगाया है एस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस एक जनरल स्टेटमेंट को, एक जनरल फैक्ट को बताने के लिए करते हैं, यहाँ पे यही किया गया है। तो स्कीम ने प्रपोज किया, एक जनरल स्टेटमेंट है, प्रस्तावित किया है स्कीम ने कि डेट क्लास 10 और क्लास 11 एग्जाम्स विल बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे। तो स्कीम यानी कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसने जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है तो उस स्कीम की बात कर रहा है कि वो स्कीम दा का यूज करके बता रहा है वो पर्टिकुलर स्कीम के बारे में कि वो स्कीम प्रपोज करता है, प्रस्तावित करता है कि क्लास 10 और क्लास 12वीं के एग्जाम है विल बिगिन, बिगिन मतलब शुरू होंगे, ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे, पहले ट्यूसडे को शुरू होंगे, आफ्टर February 15 2026। तो हर बार फरवरी 15 के पहले ट्यूसडे में, मतलब कि पहला ट्यूसडे जब फरवरी 15 हो जाएगा उसके पहले ट्यूसडे में एग्जाम 10वीं और 12वीं के लिए जाएंगे, ऐसा स्कीम में प्रपोज है। द इम्प्रूवमेंट एग्जाम और द सेकेंड एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड इन जुलाई 2026। और जो सुधार वाला एग्जाम होगा यानी कि अगर जिसके एग्जाम के मार्क्स अच्छे नहीं आए, जो 15 फरवरी के बाद के जो ट्यूसडे में होने वाले एग्जाम है उसमें अगर एग्जाम पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा जिसे हम सेकेंड एग्जाम भी कह सकते हैं। वो होगा, विल बी शेड्यूल, निर्धारित किया जाएगा। कब किया जाएगा? जुलाई 2026 में। तो सेकेंड एग्जाम होगा जुलाई 2026 में और पहला एग्जाम होगा फरवरी 2026 में। अप टू, अप टू का मतलब होता है की सीमा तक। किसकी सीमा तक यहाँ पे बता रहा है? 26 लाख स्टूडेंट्स इन क्लास 10 एंड 20 तो अप टू 26 लाख स्टूडेंट्स इन क्लास 10th यानी कि क्लास 10th में 26 लाख स्टूडेंट तक, एंड 20 लाख स्टूडेंट इन क्लास 10 इन क्लास 12 और 20 लाख स्टूडेंट 12वीं में आर एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद होना, तो उम्मीद है, अपेक्षा है, टू अपीयर इन द एग्जाम। तो 20 लाख स्टूडेंट्स जो 12वीं में हैं और 26 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 10वीं में हैं उनसे उम्मीद है कि वो अपीयर होंगे यानी कि शामिल होंगे किसमें? एग्ज़ाम पे। तो एग्ज़ाम देने आएंगे ऐसा उम्मीद है। स्टूडेंट्स चॉइस, चॉइस का यहाँ पे मतलब है पसंद। स्टूडेंट्स के आगे आया है इन्वर्टेड कॉमा और इसका इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पे सेंस है का, यानी कि पोसेशन बताने के लिए, स्वामित्व बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज किया गया है। हम यहाँ पे क्यों नहीं किए टी के बाद? क्योंकि टी के बाद अगर करते हैं तो ये सिंगल सिंगल स्टूडेंट की बात हो जाती, और जब भी एस की बात करते हैं तो ये पूरे का पूरे होल स्टूडेंट की बात की जाती है। तब यहाँ पे एस के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उसका पोजीशन लिखते हैं कि वो किस अधिकार या संपत्ति की बात हो रही है उस नाउन की। तो आई होप आपने समझा होगा। स्टूडेंट्स कैन ईदर चूज टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। अब यहाँ पे ईदर कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन है, ईदर के साथ और ही आता है, और जब ईदर के साथ और एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है तो उसका सेंस होता है या तो चलिए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स कर सकते हैं या तो चूज, यानी कि स्टूडेंट चुन सकते हैं, या तो अपीयर, अपीयर होना यानी कि शामिल होना किसमें? बोर्ड एग्जामिनेशन में द सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने को, अपीयर करने को वो चूज कर सकते हैं। टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स, इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए अपने अंक को, और या तो इधर का यहाँ पे मतलब है या तो, और का मतलब भी यहाँ पे और या तो ये इधर और का कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट या तो कर सकते हैं चूज, और या तो दे कैन ऑप्ट आउट, और या तो वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं यानी कि नकार सकते हैं फ्रॉम अपीयरिंग फॉर द सेकेंड टाइम। फ्रॉम अपीयरिंग, अपीयर होने से यानी कि शामिल होने से, सेकेंड टाइम तो दूसरी बार परीक्षा में शामिल होने से वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं
यानी कि नकार सकते हैं, या तो वो बैठ सकते हैं सेकेंड टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। और ये अगला सेंटेंस, अगला पैराग्राफ है पूरा डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा में शुरू और क्लोज हो रहा है पूरा पैराग्राफ। डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, नरेशन का पार्ट है। किसकी बातें डायरेक्ट स्पीच में है? मिस्टर भरद्वाज की। सेट। तो मिस्टर भरद्वाज सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर हैं, उनकी बातें की जा रही है डायरेक्ट स्पीच में। चले पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट एग्जाम। प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन होता है। तो प्रदर्शन इन फर्स्ट एग्जाम यानी कि पहले एग्जाम जो फरवरी में होगा, विल बी मेड अवेलेबल ऑन डिजीलॉकर। मेक अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना। विल बी मेड, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म यूज किया गया है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एग्जाम, तो ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव फॉर्म पे ऑब्जेक्ट पहले आते हैं। तो परफॉर्मेंस अवेलेबल होगा डिगी लॉकर में, कॉमा विच कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पे विच किसके लिए आया है? इस परफॉर्मेंस के लिए आया है। तो परफॉर्मेंस जो कि डिगी लॉकर में उपयोग होगा, जिसे यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड यानी कि उपयोग किया जा सकता है फॉर एडमिशन टू क्लास 11। तो ये 10वीं वालों की बात हो रही है कि 10वीं वालों का परफॉर्मेंस, यानी कि अगर वो फरवरी एग्जाम देते हैं तो उनके फरवरी एग्जाम का जो मार्कशीट है या मार्क्स है वो डिगी लॉकर में रहेगा। उसे उपयोग किया जा सकता है 11वीं के एग्जामिनेशन, 11वीं में प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए। इन केस द स्टूडेंट डू नॉट विश टू अपीयर फॉर द सेकेंड एग्जामिनेशन। और ये तब किया जा सकता है, कॉमा लगाकर बता रहा है इन केस। तो ये कंडीशन है एक, इन केस का यूज हम कंडीशन बताने के लिए करते हैं, जिसका हिंदी में कुछ यदि के सेंस में उपयोग किया जाता है। यदि, इन केस, यदि द स्टूडेंट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स है, डज नॉट विश, अगर उनकी इच्छा नहीं है, विश का यहाँ पे मतलब है इच्छा, यदि स्टूडेंट्स इच्छा नहीं रखते हैं अपीयर होने की, शामिल होने की, किसमें? सेकेंड एग्जामिनेशन पे, जो कि जुलाई पे होगा। तो अगर जुलाई पे जो एग्जाम होगा, अगर उसमें इच्छा नहीं रखते हैं अपीयर होने की, शामिल होने की, तो उस केस में, इन केस, वो डिगी लॉकर में उपलब्ध उनके फरवरी के जो मार्क्स होंगे, उसका उपयोग वो 11वीं के एग्जाम, 11वीं में एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए कर सकते हैं। मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट विल हैव मार्क्स। विल हैव, यहाँ पे हैव है मेन वर्ब, इसका मतलब होता है पास होना, बिलोंगिंग होना, ठीक है। पोसेशन होने को बारे में बताने के लिए हैव का यूज किया गया है, वो भी फ्यूचर के पोसेशन होने के बारे में, इसलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है। विल हैव, तो मार्कशीट में और पास सर्टिफिकेट में विल हैव होगा, क्या होगा? मार्क्स, अंकें होंगी, जिसे सिक्योर किया गया है यानी कि अर्जित किया गया है इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, कॉमा एंड द सेकेंड एग्जामिनेशन। तो पहले एग्जामिनेशन पे और दूसरे एग्जामिनेशन पे, दोनों में जो मार्क्स को सिक्योर किया गया है यानी कि लाया, अर्जित किया गया है मार्क्स को, अंकों को, कॉमा एज वेल एज का मतलब होता है और भी, एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन प्रैक्टिस एंड इंटरनल असेसमेंट एंड ग्रेड्स। और मार्कशीट में और पास सर्टिफिकेट में क्या होगा? मार्क्स होंगे, अंक होंगे, जिसे अर्जित किया गया है प्रैक्टिस में और इंटरनल असेसमेंट में और ग्रेड में। द बेटर ऑफ द टू मार्क्स विल बी मेंशन्ड। द बेटर, बेटर मतलब बेहतर, मार्क्स, टू मार्क्स में जो दोनों मार्क्स यानी कि जो पहला एग्जाम है और दूसरा एग्जाम है, उसमें से जो बेहतर होगा वो मेंशन किया जाएगा यानी कि उसे उल्लेख किया जाएगा मार्कशीट में और पास सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को दो मौके मिलेंगे, अगर पहले मौके में अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो उसे दूसरे मौके भी मिलेंगे 4 महीने बाद, कि वो अपनी गलती को सुधारे और अपने इम्प्रूवमेंट करे अपने इस कोर्स में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा काश हमारे ज़माने पे होता तो हमें भी बहुत खुशी होती। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, जो कि स्कूल में होता है। मेंशन, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, यहाँ पे मेंशन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे मेंशन, उल्लेख किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।